अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अन्नदाता में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बटन मशरूम उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक पर जानकारी, बेबीकॉर्न मक्के की उन्नत खेती पर तकनीकी जानकारी, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से प्रेषित कृषि मौसम पूर्वानुमान, खेती आज सिर्फ आजीविका का साधन ही नहीं है, बल्कि इसने एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। इसीलिए आज के समय में किसान कम समय और कम जगह में कृषि सह व्यवसायों को अपनाकर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। और अगर कृषि सह व्यवसायों के तहत बटन मशरूम की बात की जाए तो ये कम लागत में आय का अच्छा स्रोत है। अतः जो किसान बटन मशरूम की खेती करना चाहते हैं वो बटन मशरूम का सफल उत्पादन कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलवाते हैं आपको मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पंतनगर के वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. मिश्रा से। और हमें अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ आए हुए हैं मशरूम उत्पादन की जानकारी लेने के लिए। पिथौरागढ़ से आए हुए हैं, अल्मोड़ा से भी हैं। तो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो जलवायु दशाएँ बहुत अच्छी हैं, सुंदर हैं वहाँ के मशरूम उत्पादन के लिए। और ख़ास तौर से जो हम बेमौसमी मशरूम उत्पादन करते हैं गर्मियों में ख़ास तौर से, तो बड़ा अच्छा क्लाइमेट है वहाँ का। अब मैं बताता हूँ आपको कि मशरूम जो है यहाँ पे कितने प्रकार के आप लोग उगा सकते हो और क्यों उगाना चाहिए। मैं पहले बताना चाहता हूँ। पहली बात ये कि आप लोग जंगल से मशरूम लाते हो। कभी कभी होता है पूरी फैमिली को कैजुअलिटी हो गई, पहचानना मुश्किल काम है। जंगली मशरूम जहरीले होते हैं, दिक्कतें आती हैं कभी कभी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग सभी ये ज़रूरी है कि जो लेबोरेटरी हमारी हैं जहाँ मशरूम या तो खुद उगाइए और जहाँ से आप फार्मर उगा रहे हैं वहाँ से लेकर के खाइए, तो वो एकदम साफ़ सुथरा होता है और सुरक्षित होता है। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाता। तो इस संदर्भ में आपको ये कि अगर लगाना जानते हैं तो आप जंगली मशरूम नहीं खाएँगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा है कि हमारे जो घर का आसपास का जो कार्बनिक पदार्थ है, गेहूं का भूसा, धान का पुआल हो गया और हमारे जो दलहनी फसलों का पुआल हो गया, झिंगुरा हो गया, ये सब चीज़ें हैं हमारे खेतों में होती हैं। तीसरी बात यह है कि चूँकि क्लाइमेट वहाँ बहुत अच्छी है और हम बरस भर मशरूम की खेती कर सकते हैं। ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तो एक प्रकार का जैसे प्लूरोटस मशरूम हो गया उसको लगा लेंगे, और जब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो हम बटन मशरूम लगाते हैं। बटन मशरूम को लगाने के बारे में बात थोड़ा बता दूं मैं आपको। बटन मशरूम लगाने के लिए आपको बीज की और कंपोस्ट की आवश्यकता होती है और घर में कमरा होना चाहिए। बीज और कंपोस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से बीज और कंपोस्ट इस सेंटर से, इस पंतनगर विश्वविद्यालय से जो आपको बीज और कंपोस्ट मिलता है उसकी कीमत बता देता हूँ मैं आपको। 7,000 रुपये प्रति टन, यानी 7 रुपये किलो के हिसाब से कंपोस्ट मिलती है और 100 रुपये किलो के हिसाब से बीज मिलता है। ठीक है, ये आप ले आ सकते हो। अगर यदि आप कंपोस्ट अपने आप बनाना चाहते हो तो अपने आप बना लीजिए। यहाँ ट्रेनिंग होती है, तो सितंबर महीने में ट्रेनिंग होती है यहाँ पर, तो आप ट्रेनिंग ले लीजिए यहाँ पे आप। और ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर आप खुद बनाना शुरू कर दीजिए, बीज यहाँ से ले जाइए। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये सब जानते हैं कि बटन मशरूम है आपका। ये आपका है, ये दवाइयों में काम आता है मशरूम। ये है सिटाके मशरूम है। हम जो मशरूम बता रहे हैं आपको वो ये हैं कि ये जो गर्मियाँ हैं पहाड़ों पे तो ये प्लूरोटस मशरूम कर लीजिए, और जब आपकी ये सर्दियाँ आती हैं
जो आजकल मौसम चल रहा है उसमें बटन मशरूम। तकनीकी ज्ञान इसका ये है कि इसमें हमें ख़ासतौर से हम बटन मशरूम की बात करते हैं तो हमें इसमें कंपोस्ट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। कंपोस्ट एक बहुत ही सेलेक्टिव चयनात्मक माध्यम है जिस पर केवल बटन मशरूम की वृद्धि होती है और इसमें अन्य किसी प्रकार की फफूंदी ग्रो नहीं हो सकती है। किसान बंधुओं के लिए ये आवश्यक है कि जो एक सिंपल विधि होती है, साधारण विधि है जिसके माध्यम से हम कंपोस्ट बना सकते हैं। दीर्घ विधि से हम गेहूँ का भूसा या धान का पुआल लेते हैं जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है चारा मशीन से या और किसी माध्यम से। फिर इसमें हम लगभग 6 क्विंटल कंपोस्ट बनाने के लिए हमारे किसान बंधुओं को 300 किलोग्राम सूखा भूसा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 9 किलोग्राम, यूरिया 3.6 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 3 किलोग्राम, म्यूरेट पोटास 2.5 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 30 किलोग्राम, जिप्सम 30 किलोग्राम, फ्यूराडान 50 ग्राम, बेबिस्टीन 10 ग्राम और लगभग इससे 2 गुना पानी की आवश्यकता होती है। सूखे वजन जो भी हमारा सूखा वजन है, सूखे पदार्थों का वजन है, उसका लगभग 2 गुना पानी की आवश्यकता होती है, जिसको हम अच्छी तरीके से पानी में मिला के भिगो के और भूसे में अच्छी प्रकार से मिला देते हैं। मिलाने के बाद में फिर इसको हम टर्निंग करते हैं, इसकी एक ढेर बना लेते हैं। जिस दिन हम ढेर बनाते हैं उस दिन को हम 0 दिवस कहते हैं और इसके बाद में हम छठे दिन फिर इसका नया ढेर बनाते हैं, इसको तोड़ के नया ढेर बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कार्य जो है पलटाई का कार्य, ढेर बनाने का कार्य 6 से लेकर के 7 बार करते हैं और इस 7 पलटाइयों में लगभग 25 दिन का समय लगता है। तो 25 से लेकर के 28 दिन में हमारी ये कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाती है। तो उसका रंग गहरा भूरा होता है। जब कंपोस्ट तैयार हो जाती है उसी दिन हमें बीज मिलाना चाहिए। कंपोस्ट को बिल्कुल देर तक नहीं छोड़ना चाहिए, सप्ताह भर बाद स्पानिंग नहीं करनी चाहिए। तो 1 कुंतल कंपोस्ट में लगभग 600 ग्राम से लेकर के 700 ग्राम तक हम मशरूम का बीज मिलाते हैं। मशरूम का बीज या तो हम सीधे डाल दें उसमें और ऐसे ही मिला दें या फिर हम उसको परतदार बिजाई कहते हैं, मिला करके 15 दिन तक छोड़ दिया जाता है। फिर इसमें हम एक विशेष प्रकार की मिट्टी को बिछाएंगे। इस मिट्टी को हम आवरण मृदा कहते हैं। आवरण मृदा का ये रोल होता है, ये योगदान होता है कि इससे इसकी सतह से मशरूम निकलते हैं। आवरण मृदा बनाने के लिए मैं आपको थोड़ी सी विधि बताता हूँ। आवरण मृदा को बनाने के लिए हम 3 भाग पूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद और 2 भाग पूर्ण रूप से सड़ी हुई 2 साल पुरानी इसी कंपोस्ट की खाद होती है जो हम गड्ढे से निकालते हैं। उन दोनों को भली भांति मिला लेते हैं और उसको भली भांति मिलाने के पश्चात धूप में पर्याप्त मात्रा में सुखाया जाता है, जिसमें उसमें कीड़े मकोड़े और बहुत सारे जो व्याधियाँ होती हैं वो सब मर जाएं तेज़ धूप में। इसके बाद में उस केसिंग को, उस आवरण मृदा के जो मिश्रण है उसको हम पानी से 40% पानी से उसको भिगोते हैं और अच्छे तरीके से मिलाते हैं। भिगोने के साथ साथ उसमें हम लगभग 2% के हिसाब से फॉर्मलिन का उपयोग करते हैं और कुछ मात्रा उसमें 0.05% के हिसाब से हम बेबिस्टीन डालते हैं। तो इन दोनों के मिक्सचर से हम पूरी केसिंग मिक्सचर को, आवरण मृदा को भली भांति मिला करके और उसको एयरटाइट कर देते हैं, वायु अवरुद्ध कर देते हैं, पन्नी से पूर्ण रूप से ढक करके चारों तरफ से। ये जो ढकाव की प्रक्रिया है ये लगभग 24 से 48 घंटे तक लगातार चलती रहती है। जब ये समय अवधि बीत जाती है तो पन्नी का मुंह खोल देते हैं, पन्नी का कवर हटा देते हैं वहाँ से और इसके बाद में फिर हटाने के बाद में फिर जो है इसको आवरण मृदा को थोड़ा खोलते हैं जिससे इसमें जो गंध होती है वो निकल जाए और इसके बाद में 20% की दर से कंपोस्ट का जो कुल वजन का 20% की दर से हम प्रत्येक बैग में आवरण मृदा को बिछाते हैं। 4 सेंटीमीटर मोटी एक परत बिछाते हैं आवरण मृदा की इन बैगों के ऊपर। तो और उसमें इसके बाद में पानी दिया जाता है, लगातार पानी दिया जाता है जैसे कि नाई बालों में फुहारा मारता है। तो उस तरीके से हम आवरण मृदा पर भी पानी देते हैं, लगातार रोजाना देते हैं, सुबह और शाम।
ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पानी नीचे चला जाएगा, फिर हमारा जो पोषक तत्व हैं बैग के वो नीचे चले जाएंगे, बैग के तली पे आ जाएंगे। इसलिए हमें पानी जो है बहुत सावधानी से देना चाहिए। पानी का ठीक समय से अगर हम दे रहे हैं, तापमान सब कुछ ठीक ठाक है, तो केसिंग के लगभग 7 दिन के बाद में पिन हेड बनना शुरू हो जाते हैं, मशरूम के फल आना शुरू हो जाते हैं। और लगभग 10 दिन में केसिंग के लगभग 10 से 12 दिन के बाद हमारे जो मशरूम हैं, जो फलनकाय हैं मशरूम के, जो फल हैं वो तोड़ने योग्य हो जाते हैं। उनको हमें प्रत्येक दिन सुबह के समय तोड़ाई करनी चाहिए और इसके बाद में उसको काट पीट के अच्छे से और दवाइयाँ मिला करके उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से उसको उपचारित करके और बैगों में बंद करके बाज़ार में भेज देना चाहिए। इसका आय और व्यय का ब्यौरा बताता हूँ। 1 कुंतल कंपोस्ट बनाने में हम सब कुछ मिला लें, जितने सारे कच्चे पदार्थ लगे हैं उन सब की कीमत और अपनी लेबर भी मिला करके, अपनी बीज मिला लिया, कच्चे पदार्थ मिला लिए, बिजली पानी मिला लिया, अपनी लेबर मिला ली, हमने बैग का खर्चा मिला लिया, प्लास्टिक का खर्चा मिलाया और कमरे का भी खर्चा, सब कुछ मिला करके लगभग 900 रुपये से लेकर के और 1000 रुपये तक खर्चा आता है। अगर हम इस कंपोस्ट से पैदावार देखें तो हमें पाते हैं कि इस कंपोस्ट से 1 कुंतल कंपोस्ट से लगभग 18 किलोग्राम मशरूम प्राप्त हो जाता है। 15 से 18 किलोग्राम मशरूम प्राप्त हो जाता है। और अगर हम इसको बहुत ही कम दर में बेचें, आजकल तो रेट अच्छा चल रहा है, लगभग 150 रुपये किलो जा रहा है मशरूम, यदि हम इसको कम से कम दामों में 100 रुपये के हिसाब से भी बेचते हैं तो लगभग ये 1500 रुपये का, और ये 18% अगर इसकी बायोलॉजिकल एफिशिएंसी है, जैविक दक्षता है, तो ये लगभग 1800 रुपये का मशरूम निकलता है। ये 2 महीनों में निकल आता है। और 1800 रुपये मशरूम की कीमत ये मिनिमम कॉस्ट पे है, 100 रुपये जो कम से कम बेच रहे हैं। इससे हमें लगभग 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक खर्च आया है और हमें लगभग 1800 रुपये मिल गया है। इसका मतलब है कि लगभग 50% का हमको फायदा होता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बेबीकॉर्न मक्के की उन्नत खेती पर तकनीकी जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बेबीकॉर्न की खेती आज के समय में काफी लाभकारी खेती है, जिसके कारण इसकी खेती की तरफ बहुत से किसानों का रुझान बढ़ रहा है। अतः जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वो बेबीकॉर्न की बीज बुआई प्रक्रिया को सही तरह से अपनाएं, जिससे कि उन्हें भरपूर पैदावार और लाभ मिल सके। और इसी की जानकारी दे रही हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सरला यादव। इसमें जो भुट्टा होता है वो अनिषेचित अवस्था में ही हम तोड़ लेते हैं। उसका सबसे बड़ा मानक ये होता है कि जैसे ही सिल्क निकले उसके 2 से 3 दिन के अंदर हम उसकी तुड़ाई कर लेते हैं। जबकि जो साधारण मक्का होता है उसमें हम भुट्टे को जब पूरी तरह से पक जाता है तब तोड़ते हैं और वो दाने के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जो शिशु मक्का होता है इसका जो बाजार भाव है करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है साधारण मक्के की अपेक्षा। और जो मुख्य किस्में हैं वो HM4 है, HM4 जिसे कहते हैं, जो कि मक्का अनुसंधान निदेशालय नई दिल्ली से रिलीज्ड किस्म है। दूसरी विवेक, प्रकाश और BL 42 हैं, जिनका किसान भाई अपने खेत में शिशु मक्का उत्पादन हेतु प्रयोग कर सकते हैं। वायु जहाँ तक बेबीकॉर्न मक्के की बुआई की बात है तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम बात आती है भूमि के चयन की। इसकी खेती बलुई से लेकर भारी मृदाओं तक सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। अधिकतम पैदावार लेने के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी जिसमें जीवाश्म की पर्याप्त मात्रा हो तथा जिसका pH मान 6 से 7 हो उपयुक्त रहती है। ध्यान रहे कि जल निकास की उचित व्यवस्था भूमि में होनी चाहिए। भूमि का चयन कर लेने के बाद बात करते हैं भूमि की तैयारी पर। गर्मी के दिनों में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। बुवाई से पहले एक गहरी जुताई करके 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाना चाहिए, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए।
आइए अब बात करते हैं बीज दर की। किसान भाइयों, बीज की मात्रा, मृदा में नमी, फसल बोने का उद्देश्य, बोने का समय तथा विधि आदि पर निर्भर करती है। मक्के की तुलना में बेबी कॉर्न के लिए थोड़ी अधिक मात्रा में बीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी फसल कम अवधि की होती है। इसके लिए औसत 30 से 35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना उचित रहता है। इस प्रकार आपको प्रति हेक्टेयर 1,10,000 से 1,15,000 पौधे की संख्या प्राप्त हो जाती है। बुआई से पूर्व बीज को थीरम या कैप्टन नामक दवा से 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद जैविक उपचार करें। इसके लिए एक्सोस्पाइलियम से बीज उपचार कर छाया में सुखाने के बाद ही बुआई करें। जैसे कि इसके रबी में भी लगाते हैं और खरीफ में भी लगाते हैं, किंतु दिसंबर और जनवरी के माह में इसकी बुआई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ता है तो इसका अंकुरण बहुत कम होता है। किंतु इसमें जो हम उर्वरक डालते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि नाइट्रोजन की मात्रा इसमें 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा आम मक्के की तरह ही होती है। और जो पौध से पौध की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर रखते हैं और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो रखते हैं। तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा को बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद तथा शेष बची दूसरी मात्रा को नरमंजरी निकलते समय दिया जाता है। जैसे हमने खेत में शिशु मक्के की बुआई कर दी, उसके बाद जैसे ही हमें किसान भाइयों को उसमें जो है नरमंजरी दिखे, उसे आधार से तोड़ देना चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो जो भी पोषक तत्व नरमंजरी के विकास में जा रहे थे उनका मुड़ाव भुट्टे की तरफ हो जाता है, तो हमें कम समय में ज़्यादा भुट्टे मिलते हैं। कि गुणवत्ता होती है वो भी नरमंजरी के तोड़ने के बाद बरकरार रहती है, क्योंकि हमें इसमें अनिषेचित भुट्टा चाहिए। और समय समय पर किसान भाई निराई और गुड़ाई भी कर सकते हैं, उससे भी खरपतवार पर काफ़ी कुछ नियंत्रण पाया जा सकता है। आते हैं रसायन का प्रयोग भी करते हैं। रसायनों में मुख्य रसायन है एट्राजिन। 1.5 लीटर एट्राजिन 600 लीटर पानी में मिला करके बुआई के 3 दिन के भीतर ही उसका छिड़काव करते हैं। इससे जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पूर्ण चीज़ है कि हमें टाइम से, मतलब समय से तुड़ाई कर लेनी चाहिए। समय से तुड़ाई करने से फ़ायदा ये होता है कि हमें उचित बाज़ार भाव प्राप्त होता है। इसका जो मक्के के 3 ग्रेड होते हैं, शिशु मक्के के 3 ग्रेड होते हैं। एक तो लंबा होता है, मध्य और छोटा। जो मध्य और छोटा है उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मांग है। जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े सिटीज़, शहरों में ये जो है पाया जाता है और इसका उपयोग बेबी कॉर्न सूप, सैलेड के रूप में, सलाद के रूप में, विभिन्न तरह के व्यंजनों जैसे खीर, दलिया, मंचूरियन आदि में प्रयोग किया जाता है। तो किसानों को चाहिए कि भुट्टा तोड़ने के बाद उसको छील लें, छीलने के बाद उसकी ग्रेडिंग कर लें, ग्रेडिंग के बाद उसको पॉलीथीन बैग्स में उसका जो है उसकी पैकिंग कर लें और उसके बाद जो है उसको निम्न तापमान पे रखना चाहिए या फिर उसे मार्केट में बेच देना चाहिए। इससे उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से प्रेषित कृषि मौसम पूर्वानुमान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में गेहूं की बुआई हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहेगा। अतः किसान भाई
तैयार खेतों में गेहूं की उन्नतशील किस्मों की बुआई इस सप्ताह से करें। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंग, उड़द आदि की फसलों की कटाई के बाद खाली हुए खेतों की एक बार मिट्टी पलटने वाला प्लाव चलाकर 5 से 6 बार हैरो तथा कल्टीवेटर चलाकर जुताई करें तथा पटेला द्वारा खेत को भुरभुरा तथा समतल कर लें। संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर कम मृदा नमी वाले खेतों में इस सप्ताह पलेवा करें, जिससे बुआई हेतु खेत की मृदा में पर्याप्त नमी बन सके। इस सप्ताह बुआई हेतु गेहूं की उन्नतशील किस्मों जैसे यूपी 2572, यूपी 2554, यूपी 2534, यूपी 2628, यूपी 2338, एचडी 2687, डीबीडब्ल्यू 16, पीबीडब्ल्यू 502, पीबीडब्ल्यू 550, पीबीडब्ल्यू 343, पीबीडब्ल्यू 2967, पीबीडब्ल्यू 590 आदि में से ही किसी किस्म के प्रमाणित बीज का चयन करें। खेत की उचित मृदा नमी अवश्य सुनिश्चित कर लें। प्रमाणित बीज का ही चयन करें। यदि घर का बीज बो रहे हों तब बीज के अच्छे जमाव तथा बाद में फसल को खुला कंडुआ, गिरुई तथा झुलसा आदि रोगों से बचाने हेतु उपचारित अवश्य करें। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि किसान भाई बुआई के समय मृदा परीक्षण के आधार पर आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करने हेतु उर्वरक अवश्य दें। लेकिन यदि किसी कारणवश मिट्टी की जांच न करवा पाए हों तब बुआई से पूर्व 35 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास तथा 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से आखिरी जुताई पर खेत में समान रूप से फैला दें। बीज की मात्रा 40 से 42 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें तथा बुआई सीड ड्रिल से अथवा फरो ओपनर द्वारा 23 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाई गई पंक्तियों में करें। गेहूं की फसल की अच्छी पैदावार हेतु खरपतवारों का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अतः किसान भाई अंकुरण से पूर्व खरपतवारों के प्रभावी नियंत्रण हेतु बुआई के 24 से 48 घंटों के अंदर 35 सीसी पेंडीमेथिलिन नामक शाकनाशी की 1.25 लीटर मात्रा का 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से बुआई किए गए खेत में समान ऊंचाई से समान रूप से छिड़काव करें। इस शाकनाशी का प्रयोग करते समय किसान भाई ध्यान रखें कि दवा बीती तारीख की न हो। दवा पूर्ण रूप से पानी में घुलनशील हो। धान की कटाई के बाद जिन निचले खेतों में अधिक मृदा नमी हो उन खेतों में बिना जुताई किए 040 सीड ड्रिल द्वारा बुआई करें। ऐसा करने से न केवल समय की बचत होगी बल्कि आर्थिक लागत में भी कमी आएगी। कम मृदा नमी वाले अन्य खेतों में इस सप्ताह पलेवा करें। चना, मटर एवं मसूर की बुआई हेतु अनुकूल तापमान रहने तथा बारिश न होने की संभावना के मद्देनजर किसान भाई तैयार खेतों में उचित मृदा नमी की दशा में इनकी बुआई करें। मसूर की बुआई के इच्छुक किसान भाई मसूर की मुख्य प्रजातियों जैसे PL 234, PL 639, पंत मसूर 4, पंत मसूर 5, पंत मसूर 6, पंत मसूर 7 या पंत मसूर 8 में से बीज उपलब्धता के अनुसार किसी किस्म के प्रमाणित बीज का चयन करें। बीज के अच्छे जमाव एवं भरपूर पैदावार लेने हेतु बुआई पंक्तियों में 23 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। बीज की मात्रा 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। बुआई के समय मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक दें, लेकिन यदि मृदा परीक्षण न करा पाए हों तब 20 किलोग्राम यूरिया, 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ की दर से चौंगा नाई के द्वारा बीज के नीचे बोएं। साथ ही मसूर की जड़ों में बनने वाली ग्रंथियों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट प्रति एकड़ बीज की दर से मिलाएं। पहले बोई चना एवं मटर की फसलों में निराई कर खरपतवार निकालें, जिससे वायु एवं तापमान का सही संचार हो सके। सरसों की बोई फसल यदि 30 से 35 दिनों की हो गई हो तब 35 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करें तथा आगे आने वाले दिनों में बारिश न होने की संभावना के मद्देनजर सरसों की फसल में इस सप्ताह सिंचाई करें। इसके बाद ओट आने पर निराई कर घने पौधों को निकालकर चारे में प्रयोग करें तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर नियंत्रित कर दें। लाही की समय से बोई फसल इस समय फूल एवं फलियां बनने की अवस्था पर है। साथ ही इस सप्ताह मौसम साफ एवं शुष्क रहने के कारण इस अवस्था की फसल में किसी प्रकार के कीट जैसे माहू या आरा मक्खी अथवा रोग जैसे झुलसा, सफेद गिरुई या तुलासिता के लगने की कोई संभावना नहीं है। अतः किसान भाई इस सप्ताह लाही की फसल पर किसी प्रकार के कीटनाशी या फफूंदनाशी का छिड़काव न करें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है, अयलख मऊ के आनंद लाल ने। आपने ब्रोकली की उन्नत प्रजातियां और रोपण तकनीक पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, ब्रोकली जो कि हरी गोभी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, और ख़ास तौर से ये जो सब्जी है ये अभी सर्दी के मौसम की सब्जी है। अब इसको मुख्य बात है कि हम खेती करनी चाहते हैं तो कैसे करें, हमें ध्यान देना है कि कौन सी किस्में अपने यहाँ के लिए उचित है। वो है एक तो फिएस्टा F1 हाइब्रिड है, इसके अलावा KTS 1 के नाम से भी है जो अपने यहाँ हिमाचल से निकली हुई किस्म है, और समृद्धि भी है, पालम समृद्धि ये भी वहाँ से है, ये भी अच्छी किस्म है। उसके बाद में हमें इसकी जो क्यारियाँ बनानी है या उठी हुई क्यारियाँ बनानी है वो हमें बिल्कुल तैयार करनी है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी आप सब्जियां लगाएं वो सब बूंद बूंद सिंचाई के ऊपर लगाएं, तो उठी हुई क्यारी बनाएं और उसके ऊपर बूंद बूंद सिंचाई की जो लाइनें बिछा दें। और यदि उसके ऊपर अपन प्लास्टिक की जो मल्च सीट है 25 से 30 माइक्रोन की वो लगा देते हैं तो हमारे बहुत सारी समस्याएं हैं वो भी इससे दूर हो जाती हैं। और साथ में क्योंकि मल्च से बहुत सारे खरपतवार जो उगते हैं हमारे फसल के बीच में वो नहीं उगेंगे, तो हमारी फसल को जो हम खाद उर्वरक दे रहे हैं वो सारे हमारी फसल को ही काम आएंगे, इसलिए इसका भी उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रोकली की पौध की रोपाई जो हमें करनी है वो कतार से कतार की दूरी लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर रखें, करीब 1.5 से 2 फीट के बीच में, और पौधे से पौधे की दूरी भी लगभग 1.5 फीट रखें तो हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। परंतु हमें समय पर इसमें सिंचाई करनी है। यदि समय पर सिंचाई करते रहेंगे और बाद में जो नत्रजन खाद है उसकी मात्रा भी हमें समय समय पर देना है। तो नत्रजन की मात्रा मैं बताना चाहूँगा कि नत्रजन हमेशा एक समय में नहीं देवें, इसको करीब 3 या 4 बराबर भागों में बांट के दें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सूक्ष्म सिंचाई के महत्व और प्रयोग विधि पर जानकारी, अमरूद के बाग में फल मक्खी कीट का नियंत्रण उपाय। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।